सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. धन्यवाद। आप सभी का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं फ्रांस में बसे समस्त भारतीय समुदाय की ओर से, और अब अनुरोध करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित फ्रांस सरकार के मंत्री सिपो लांजवा जी, भारत से आए हुए भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और विशाल संख्या में आए हुए भारत प्रेमी
भारत मां के लाडले फ्रांस में रहने वाले मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबका उत्साह और उमंग, हिंदुस्तान में जो लोग टीवी देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान को उमंग से भर देता है कि दूर फ्रांस में, पेरिस में इस प्रकार से भारतीयों का उमंग और उत्साह से भरा हुआ माहौल भारत के 125 करोड़ देशवासियों के लिए भी उमंग और आनंद का कारण बन जाता है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं परसों रात यहां पहुंचा था। ये मेरा एक प्रकार से आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम है और कल मैं यहां से जर्मनी जा रहा हूं। फ्रांस में पहले भी आया था एक टूरिस्ट के रूप में। लेकिन आज आया हूं यहां से टूरिस्टों को इंडिया ले जाने के लिए। पहले आया था एक जिज्ञासा लेकर के, देखना चाहता था फ्रांस कैसा है। आज आया हूं एक सपना लेकर के कि मेरा देश भी कभी इससे भी आगे कैसे बढ़ेगा। आज मैं गया था वीर भारतीयों ने जहां पर शहादत की, उस युद्ध भूमि पर, उस युद्ध स्मारक को प्रणाम करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे पहले भारत से और कौन कौन वहां गया था। लेकिन अगर मैं न गया होता तो मेरे दिल में कसक रह जाती, एक दर्द रह जाता, एक पीड़ा रह जाती। दुनिया को पता नहीं है, हिंदुस्तान ये त्याग और तपस्या की भूमि कही जाती है। वो त्याग और तपस्या जब इतिहास के रूप में सामने नजर आती है, मैं उस भूमि पर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरे शरीर में, मन में एक अलग सा भाव जगने लगा और इतना गौरव महसूस होता था। हमारे पूर्वज क्या महान परंपरा हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। अपनों के लिए, खुद के लिए
लड़ने वाले, मरने वाले, त्याग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन औरों के लिए भी कोई मर सकता है, ये तो सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को याद करे तब पता चलता है। यह वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष है। 100 साल पहले कैसा मानव संहार हुआ था, उन यादों को फिर एक बार इतिहास के झरोखे से देखने की जरूरत है। युद्ध कितना भयानक होता है, मानवता के खिलाफ कितना हृदय द्रावक परिणाम होता है। और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हमारे भीतर युद्ध से मुक्त मानवता, उसके संकल्प का ये वर्ष होना चाहिए। भारत में भी हमारे पूर्वजों के बलिदान की बातें बारीकी से नहीं बताई जाती। कभी कभार तो इतिहास को भुला दिया जाता है। इतिहास जो समाज भूल जाता है, वो इतिहास बनाने की ताकत भी खो देता है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। और दुनिया इस बात को समझे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 14 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, युद्ध के मैदान में उतरे थे। 4 साल तक लड़ाई चली। लोग कैसे होंगे, मौसम कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पानी कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन किसी के लिए वो लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं। कोई भारत को अपना भूभाग का विस्तार करना था इसलिए नहीं, भारत को अपना विजय डंका बजाने के लिए निकला था वो नहीं। और वैसे भारत के पूरे इतिहास में ये नहीं है। हजारों साल का भारत का इतिहास जिसमें आक्रमण का नामो निशान नहीं। फ्रांस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़े थे। और उस समय की एक तस्वीरें देखें, मैंने आज कुछ तस्वीरें ट्वीट की है, जिसमें जब हिंदुस्तान के सैनिक युद्ध के लिए यहां पहुंचे थे तो फ्रांस की कोई महिला उनको एक फूल देकर के उसका स्वागत कर रही थी। वो एक उस समय की एक तस्वीर मैंने आज ट्वीट की है। कोई कल्पना करे कि 14 लाख सेना के जवान किसी के लिए बलिदान देने के लिए निकल पड़े। और प्रथम विश्व युद्ध में करीब करीब 75,000 हिंदुस्तान के सैनिकों ने शहादत की थी। यह आंक छोटा नहीं है। पचहत्तर 75,000 लोगों की शहादत और 11 तो ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने
विक्टोरिया क्रॉस का सर्वोपरि सम्मान प्राप्त किया था अपने वीरता के लिए, बलिदान की उच्च परंपराओं के लिए। फ्रांस की धरती पर उसमें से 9,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में यह स्मारक बना हुआ है और आज वहां मैं सर झुकाने गया था, उन वीरों के आशीर्वाद लेने गया था और मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता था कि विश्व भारत को समझे, दुनिया भारत को देखने का नजरिया बदले। ये कैसा देश है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए भी बलिदान देता है। और इतनी बड़ी मात्रा में बलिदान देता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स बने हैं। आज भी दुनिया में बात गौरव से कही जाती है कि पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देता है तो हिंदुस्तान के सैनिक देते हैं। और पीस कीपिंग फोर्स में जिनकी डिसिप्लिन की, जिनके शौर्य की, जिनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होती है, वो सेना के नायक भारत के होते हैं। वह देश जिसने कभी कहीं आक्रमण न किया हो हजारों साल में, जो देश प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में औरों के लिए जिसके हजारों लोग शहादत मोलते हो, जो देश यूएन बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स में लगातार सबसे अधिक अपने सैनिक भेज करके दुनिया में शांति के लिए अपनी पूरी ताकत खपा देता है। और ये दूसरी तरफ दुनिया हमें क्या देती है? शांति का झंडा उठा करके चलने वाला ये देश, शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। दुनिया से मैं आग्रह करूंगा कि आज जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है, तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का। ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा। यह देश अपना हक मांगता है। और हक विश्व में शांति का संदेश बुद्ध और गांधी की भूमि जिस प्रकार से दे सकती है, शायद ही और कोई इतना मॉरल अथॉरिटी है जो दुनिया को ये ताकत दे सके, संदेश दे सके। मैं आशा करता हूं कि यूएन
अपनी 70th एनिवर्सरी जब मनाएगा तो इन विषयों पर पुनर्विचार करेगा। और इसलिए मैं आज विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करने गया था ताकि शांति के लिए हम सर कटा सकते हैं, ये दुनिया को पता चलना चाहिए और ये संदेश हम दुनिया को दें। मैं आज ये भाषण तो पेरिस में आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि सैकड़ों मील दूर अलग अलग टापुओं पर जहां फ्रांस के नागरिक बसते हैं और जिसमें हिंदुस्तानी लोग भी बसते हैं, रियूनियन में लोग इकट्ठे हुए हैं, ग्वादालूप में लोग इकट्ठे हुए हैं, मार्टिनिक में लोग इकट्ठे हुए हैं, सैन मार्ता में लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां करीब करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी लोग बसते हैं। मैं इतनी दूर बैठे हुए आप सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं और मैं जानता हूं यहां बैठे हुए तो शायद हिंदी समझ लेते हैं, आप भारतीय होने का गर्व करते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा से ही ज्यादा अधिक किसी भाषा से परिचित नहीं है। साइमल्टेनियस फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेशन चल रहा है। वो जो दूर टापुओं पर बैठे हैं उनको फ्रेंच भाषा में सुनने का अवसर मिला है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं उन सभी भारतवासियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते हैं, बहुत साल पहले आप हिंदुस्तान से बाहर निकल चुके हैं, पासपोर्ट के रंग बदल गए होंगे, लेकिन मेरे और आपके खून का रंग नहीं बदल सकता। और भारत आपकी चिंता पासपोर्ट के रंग के आधार पर नहीं करती, मेरे और आपके डीएनए के आधार पर होती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इसको हमने बखूबी शुरू भी किया है। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, क्योंकि ये वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का वो वर्ष है जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटने का शताब्दी वर्ष है। 1915 में 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस लौटे थे और ये 2015 है जो शताब्दी वर्ष है। और उस शताब्दी में प्रवासी भारतीय दिवस गांधी वापस आकर के जहां उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस गुजरात के अंदर वो कार्यक्रम हुआ था। और हर बार के प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार एक विशेषता थी, और ये विशेषता थी कि पहले भी कई प्रकार के कार्यक्रम होते थे, कई प्रकार की मीटिंग होती थी, लेकिन पहली बार फ्रेंच भाषा जानने वाले भारतीयों का अलग कार्यक्रम किया गया था। उनके साथ अलग विचार विमर्श किया गया था, उनकी समस्याओं को अलग से समझा गया था और उन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने की प्रयास भी जारी कर दिए गए हैं। और इसलिए मैं जानता हूं कि फ्रांस में कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अभी अभी आए हैं, जो हिंदुस्तान की कई भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, हिंदुस्तान को भली भांति जानते हैं। कुछ लोग उसके पहले आए, विशेष करके पांडिचेरी से आए।
उनका भी ज्यादा नाता यहां हो गया है, वहां थोड़े बहुत कम अधिक मात्रा में रहा है। लेकिन कुछ उससे भी पहले आए हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं है, कब आए, कैसे आए, किस जहाज में आए, कहां ठहरे, कुछ पता नहीं है। लेकिन वो इतना उनको पता है कि वो मूल भारतीय है। और हमारे लिए इतना रिश्ता काफी है। और मैं चाहूंगा कि उन चीजों को हम फिर से एक बार कैसे अपने आप को जोड़ें। कभी कभार जब भाषा छूट जाती है, परंपराओं से अलग हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, तो सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी हो जाती है कि पता नहीं हम कौन थे, कोई हमें स्वीकार क्यों नहीं करता है। यहां वालों को लगता है यार तुम यहां के तो हो नहीं, बाहर वाले को हम बता नहीं पाते हम कहां से हैं। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। गुजरात में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम खेलने के लिए आई थी, तो क्रिकेट का मैच था। तब उस जमाने में तो मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। एक सज्जन का मेरे यहां टेलीफोन आया। मैं आरएसएस हेडक्वार्टर पर रहता था और फोन आया कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। अब मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मैं एक बहुत सामान्य छोटा सा व्यक्ति ही, मैं कोई 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30-35 साल हो गए होंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का मैनेजर, क्योंकि उस जमाने में तो क्रिकेटियर से हाथ मिलाना ये भी एक बहुत बड़ा यानी जीवन का सौभाग्य माना जाता था। मैंने तुरंत उनका संपर्क किया। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मेरा नाम रिखी है, मैं वेस्ट इंडीज से आया हूं और वेस्ट इंडीज में फलाने फलाने व्यक्ति ने आपका रेफरेंस दिया है। मैंने कहा जरूर मैं आपसे मिलने आता हूं। ये उन्होंने रिखी कहा तो मुझे समझ नहीं आया वो है क्या चीज, किस परंपरा से हैं, किस समाज से हैं। मैं गया तो वो तो बिल्कुल हिंदुस्तानी जैसे लगते थे और उनकी पत्नी भी साड़ी वगैरह पहन करके बैठी थी। मैंने कहा ये रिखी, तो बोले पता नहीं ये नाम हमारा कैसे बना है, लेकिन मेरी पत्नी का नाम बोले सीता है। और बोले हम 150 साल 200 साल पहले हमारे पूर्वज गए थे, तो हो सकता है कि मेरा नाम के साथ कोई ऋषि शब्द होना चाहिए, अपभ्रंश होते होते रिखी हो गया है। और बोले मैं वहां गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसर हूं और टीम मैनेजर के रूप में मैं यहां आया हूं। खैर मैंने दूसरे दिन इनका एक स्वागत समारोह रखा, बड़े वैदिक परंपरा से उनका सम्मान स्वागत किया। लेकिन तब मेरे मन में विचार आया कि अगर हमारी जो मूल परंपराएं हैं उससे अगर नाता छूट जाता है। अब आप देखिए मॉरिशस जाएं तो हमें कभी भी वो कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि वहां के लोग जब गए तो साथ में हनुमान चालीसा ले गए और तुलसीकृत रामायण ले गए, तो 150-200 साल उसी के आधार पर वो भारत से जुड़े रहे, उसका गान करते रहे, भाषा को समझते रहे। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ जाओ आप, गयाना वगैरह में, तो भाषा भूल चुके हैं क्योंकि पहुंची नहीं भाषा। लेकिन अंग्रेजी के कारण थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रहती है। आपके नसीब में तो वो भी नहीं है। और इसलिए जो भी अपने आप को इस परंपरा की विरासत से साथ जोड़ता है उसने कोई न कोई संपर्क रखना चाहिए। मैं इस प्रकार से उत्सुक सभी परिवारों से कहता हूं कि आप
अब तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूं। अगर आप इन विषयों में भारत सरकार को अगर लिखेंगे, मेरी वेबसाइट पर भी अगर आप चिट्ठी डाल देंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भाषा की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से भारत के साथ, या मूल किस राज्य से आपका संबंध होगा, कुछ खोजना होगा, तो हमारी तरफ से मदद करने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये नाता हमारा बनना चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा यहाँ पर, तो बोले मूवी तो हिंदुस्तान की देखते हैं, लेकिन जब तक नीचे फ्रेंच भाषा में कैप्शन नहीं आता, समझ नहीं आता है। एक बार मैं उस कैरेबियन कंट्रीज में एक स्थान पर गया था। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, वहां कोई एक मूल भारतीय परिवार में किसी का स्वर्गवास हुआ था, और जिसके यहां मैं रुकने वाला था, वे एयरपोर्ट लेने नहीं आए, कोई और आया। तो मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, तो बोले वो हमारे परिचित थे, उनका स्वर्गवास हुआ है, तो वो वहां चले गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूं वहां। हम यहां आए हैं, आपके परिचित हैं, तो हम भी चले जाते हैं। हम वहां गए तो मैं जो दृश्य देखा, बड़ा हैरान था। वहां अब उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी चल रही थी। वो भारतीय परंपरा से उनको डेड बॉडी को ले जाना था, लेकिन एक हिंदी फिल्म का गाना बज रहा था, और परिवार के सारे लोग रो रहे थे। गाने के शब्दों को और उस घटना को पूरा 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट था। शोक और मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसमें थोड़ा सैडनेस था उस गाने में, तो वो उनको लग रहा था कि मृत्यु के बाद ये ठीक है, तो वो वही बजाते थे और वो रो रहे थे। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि कम से कम अब जो भी वीडियो, जब उस जमाने में तो वीडियो था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इनको हिंदी फिल्म सॉन्ग हो तो उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलिटरेशन भेजना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए शब्द क्या है। कोई मेल नहीं था, पर चूंकि वो भारतीय परंपरा से वो अपना डेड बॉडी ले जाकर के अग्नि संस्कार वगैरह करने वाले थे, लेकिन उनके लिए ये लिंक टूट जाना, ये अपने आप में बड़ी कठिनाई थी। मैं समझता हूं जो दिक्कत कैरेबियन कंट्रीज में जो अनुभव करते हैं, शायद इस भूभाग में भी वो समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान भारत ने और आपने मिलकर के करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आगे के हमारा नाता कितना गहरा बने, सरल बने, और आने वाली पीढ़ियों तक कैसे सरल बने, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, विशेष करके इन टापुओं पर जो मुझे आज सुन रहे हैं, उनकी सबसे ज्यादा कठिनाई है। बड़े स्थान पर रहने वालों को शायद उतनी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो दूर छोटे छोटे टापुओं पर बसे हुए भारतीय लोग हैं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में उनको किस रूप से मदद रूप हो सकते हैं। आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, चुनाव हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन नतीजों के लिए आप ज्यादा इंतजार करते थे। चुनाव भारत में था, फटाके यहां फूट रहे थे, मिठाई यहां बांटी जा रही थी। ये जो आनंद था आपके मन में, वो आनंद अपेक्षाओं के गर्भ में से पैदा हुआ था। उसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन आशा आकांक्षाओं के साथ हिंदुस्तान की जनता ने भारत में सरकार बनाई है,
पिछले 10 महीने का मैं अनुभव से कह सकता हूं कि ये सारे सपने साकार होंगे। मैं अनुभव से कह सकता हूं, अब मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, किसी अखबार के आर्टिकल के द्वारा प्राप्त की हुई जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैं अनुभव से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को गरीब रहने का कोई कारण ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी और मेरी विवेकानंद में बहुत श्रद्धा है। और विवेकानंद जी ने 1895 में फ्रांस आए थे और दोबारा 1900 में आए थे। दोनों बार आए, एक बात उन्होंने बड़ी मजेदार कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांस ये यूरोप की सभ्यता का नेतृत्व उसके हाथ में है। और उन्होंने कहा कैसा? तो उन्होंने कहा जैसे गंगा की पहचान गोमुख से होती है, वैसे यूरोपियन सभ्यता की पहचान फ्रांस से होती है। ये वो भूमि है जहां स्वयं महात्मा गांधी 31 में आए थे। ये भूमि है जहां मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो आजादी के जंग को लड़ाई में नेतृत्व करना एक बहुत बड़ा तबका था, वो इसी धरती पर रहता था लंबे अरसे तक। और पहला तिरंगा, उसका निर्माण कार्य फ्रांस की धरती पर हुआ था और जर्मनी में फहराया गया था। मैडम कामा, सरदार सिंह राणा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये त्रिपुटी उस समय हिंदुस्तान की क्रांति का नेतृत्व करते थे। आज भी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। वैसे बहुत से अच्छे काम जो है वो मेरे लिए बाकी रहे हैं, तो मुझे ही पूरे करने हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने हिंदुस्तान में आजादी की और उसमें भी क्रांतिकारी क्षेत्र में काम करने की दिशा में एक अहम जगह थी। लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था और वीर सावरकर सहित सभी क्रांतिकारियों को वो स्कॉलरशिप देकर के यहां बुलाते थे और उनको तैयार करते थे। बहुत बड़ा उनका काम था। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ। आजादी के बड़े नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रखे जाएं। मैं तो जीते जी आजाद हिंदुस्तान देख नहीं पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद जब भी हिंदुस्तान आजाद हो, मेरे अस्थि हिंदुस्तान जरूर ले जाए जाए। देखिए, देशभक्ति करने वालों का दिमाग किस प्रकार से काम करता है। और वो सोचते थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ। 2003 में जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, 2001 में मुख्यमंत्री बना, फिर मैंने लिखा पट्टी शुरू की, स्विट्जरलैंड को लिखा, जिनेवा में कोशिश की, भारत सरकार को लिखा। 2003 में मुझे अनुमति मिली। उनके मृत्यु के 70 साल के बाद, आफ्टर 70 इयर्स, मैं जिनेवा आया। उनके अस्थि रखे थे। देखिए, विदेशी लोग भी
भारत के एक व्यक्ति जिसकी अपेक्षा थी कि मेरे अस्थि संभाल के रखना, हिंदुस्तान ने तो 15 अगस्त को आजाद होने के दूसरे दिन यहां आना चाहिए था, लेकिन भूल गए। हो सकता है ये पवित्र काम मेरे हाथ में लिखा हुआ होगा। तो मैं यहां आया और उनके अस्थि लेकर के गया, और कच्छ मांडवी जहां उनका जन्म स्थान था वहां इंडिया हाउस की रिप्लिका बनाई है और एक बहुत बड़ा उनका शहीद स्मारक बनाया है। आपको भी कभी कच्छ की धरती पर जाने का सौभाग्य मिले तो आप जरूर उस महापुरुष को नमन करके आना। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे फ्रांस की धरती पर भारत के लिए काम करने वाले, सोचने वाले आजादी के दीवाने भी इस धरती पर से अपना प्रयास करते रहते थे। भारत का और फ्रांस का एक विशेष संबंध रहा है। इन दिनों मैं ये अनुभव करता हूं कि फ्रांस को में कोई दुर्घटना घटे, अगर आतंकवादी घटना फ्रांस में होती है तो पीड़ा पूरे हिंदुस्तान को होती है। और हिंदुस्तान के साथ कोई अन्याय हो तो फ्रांस से सबसे पहले आवाज उठती है। फ्रांस का और भारत का ये नाता है। कल से आज तक हमने कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, बहुत सारे समझौते किए हैं, उसमें रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण किए हैं, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण किए हैं। और भारत में इन दिनों में एक विषय लेकर के चल रहा हूं, मेक इन इंडिया। मैं 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 बार मेक इन इंडिया बोला हूं शायद, लेकिन फ्रांस का हर नेता 25-25 बार मेक इन इंडिया बोला है। यहां के राष्ट्रपति हर तीसरा वाक्य मेक इन इंडिया कहते हैं, यानी कि हमारी बात सही जगह पर सही शब्दों में पहुंच चुकी है। हर किसी को लग रहा है, और इसलिए भारत ने बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इंश्योरेंस में हमने एफडीआई के लिए 49% ओपन अप कर दिया है, हमने रेलवे में 100% कर दिया है। और फ्रांस डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। भारत के पास मानव बल है। मैं आज एयरबस को देखने गया था, उस कारखाने पर, वहां भी मैं देख रहा था सारे इंडियन लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार वहां तो बस में काम करते हो, यहां एयरबस में काम करते हो। भारत में बहुत अवसर है मित्रों, और इसलिए विश्व में जो भी श्रेष्ठ हैं वो हिंदुस्तान की धरती पर होना चाहिए और उससे भी आगे जाना चाहिए। फ्रांस में इस बार जो समझौते हुए हैं, एक जमाना था जब हम रेलवे का वर्णन करते थे तो ये कहते थे वो देश को जोड़ता है, लेकिन मैं मानता हूं रेलवे की ताकत है सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने की नहीं, हिंदुस्तान को दौड़ाने की ताकत है। बशर्ते कि हम रेलवे को आधुनिक बनाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, स्पीड बढ़ाएं, एक्सपांशन करें। और फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज है। कल मैं यहां रेलवे के अधिकारियों से मिला था, मैंने कहा आइए, भारत में बहुत सुविधाएं हैं। और मैंने कहा हमारे यहां तो शहर के बीच से रेल निकलती है, सबसे मूल्यवान जमीन उस पर से रेल की पटरी चल रही है।
तो मैंने कहा नीचे रेल चलती रहे, तुम ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन करो, 7 मंजिला इमारतें खड़ी करो, वहां मॉल हो, होटल हो, क्या कुछ ना हो। अब देखिए कितना बड़ा हो सकता है। भारत के रेलवे स्टेशनों पर एक एक शहर बसाया जाए, इतने बड़े लंबे 20-20 किलोमीटर लंबे स्टेशन हैं। और जब मैंने यहां कहा, मैंने कहा मेरे देश की रेलवे इतनी बड़ी है कि 20% फ्रांस एक ही समय रेल के डिब्बे में होता है। दुनिया के लोगों को भारत की जो विशालता है, इसकी भी पहचान नहीं है। उसकी क्षमताओं की पहचान की तो बात की बात है। हमारी कोशिश है कि दुनिया हमें जाने, हमें माने, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूं, विश्वास कीजिए, विश्व भारत को जानेगा भी, विश्व भारत को मानेगा भी। इन दिनों जितने भी आर्थिक विकास के पैरामीटर की चर्चा आती है, उन सारे पैरामीटर्स में सारी दुनिया ये कह रही है कि भारत की इकोनॉमी विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी मानी गई है। आप वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख लीजिए, आप IMF का रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी मूडी ने बताया, मोदी ने नहीं। हर पैरामीटर, हर जगह पर तो एक ही आवाज उठ रही है कि हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। तो फिर मैं दुनिया को इतना ही कहता हूं, फिर इंतजार किस बात का। अवसर है, और इस अवसर का फायदा उठाने के लिए दुनिया में एक स्पर्धा का माहौल बने, वो हमारी कोशिश है। दुनिया के हर प्रकार के लोग आए, यहां देखिए हम ये करना चाहते हैं, आइए हम आपको अवसर देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। विकास के लिए अनेक संभावना है, लेकिन ये विकास के मूल में ये इतने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, हिंदुस्तान में रेलवे का काम हो, हिंदुस्तान में युद्ध के जहाज बने, हिंदुस्तान के अंदर युद्ध के लिए सबमरीन बने, युद्ध के अंदर हेल्थ सेक्टर के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारा काम जो हम करना चाहते, क्यों? उसका मूल कारण है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवान को हिंदुस्तान की धरती पर रोजगार मिले, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम का अवसर मिले। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव छोड़ करके रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। मैं नहीं चाहता। हम देश ऐसा बनाना चाहते हैं, और इसलिए विकास गरीब से गरीब व्यक्ति की भलाई के लिए हो, विकास नौजवान के रोजगार के लिए हो। मैं यहां की कंपनी वालों को समझा रहा था, मैंने कहा देखिए भाई, दुनिया भर में आपको कारखाने लगाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव मिलते होंगे, लेकिन 20 साल के बाद वहां काम करने के लिए आपको कोई इंसान मिलने वाला नहीं है। सारी दुनिया बूढ़ी होती चली जा रही है, एक अकेला हिंदुस्तान है जो आज हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे नौजवान देश है। %65 जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। 20 साल के बाद दुनिया को जो वर्क फोर्स की जरूरत है, वो वर्क फोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है, और उसका पता है हिंदुस्तान।
तो दुनिया के बड़े बड़े उद्योगकार भी विश्व के किसी भी कोने में कारखाना क्यों न लगाते हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा कि उनको कारखाना चलाने के लिए इंसान के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आना पड़ेगा। तो मैं उनको समझा रहा हूं कि 20 साल के बाद खोजने के लिए आओगे, उसके पहले अभी आ जाओ भाई। तो हमारे लोग आपके काम तैयार हो जाएंगे, वो जाकर के दुनिया के किसी भी देश में आपका कारखाना संभाल लेंगे। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। भारत और फ्रांस का नाता लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण भी है। बुद्ध और गांधी की धरती पर पैदा हुए हम लोग जन्म से एक मंत्र से जुड़े हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, ये हमारे संस्कारों में है। पूरा विश्व एक परिवार है, हर किसी को हम अपना मानते हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते। और ये फ्रांस की धरती है जहां का मंत्र आज भी गुनगुनाती है दुनिया, जहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की चर्चा हुई है। दोनों मूल्यों में एक ही समानता है और इसलिए दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ताकत इसके अंदर पड़ी है और हम आने वाले दिनों में इस ताकत के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े। इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि हिंदुस्तान के जो नौजवान यहां पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई के बाद बिस्तर बोरिया लेकर के जाओ वापिस, वो दिन गए। अब आपका मन यहां लग गया है तो आप यहां रह सकते हैं। आपको पढ़ाई के बाद भी कुछ समय मिलेगा यहां पर काम करने के लिए। फ्रांस सरकार के साथ फ्रांस ने इस बात को माना है। मैं समझता हूं भारतीय नागरिक के या खास करके युवा पीढ़ी के लिए जो यहां पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर है कि यहां पर आने के बाद, पढ़ने के बाद जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जाना है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, पढ़ने और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए भी, ताकि घर पे जाके कर्ज न ले जाएं, सारी सुविधा बढ़ेगी। मैं समझता हूं इसके कारण आने वाले दिनों में लाभ होने वाला है। तो विकास की नई ऊंचाइयों पर एक बार पहुंचना है और विश्व भर में फैले हुए हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, उनकी ताकत को भी उपयोग करना है, उनको सुरक्षा भी देनी है, उनके सम्मान के लिए भी भारत की आज जो पहुंच है उसका बारीकी से उपयोग करना है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को विश्व सानुकूल प्रतिसाद दे रहा है। पिछले दिनों में भारत में ऐसे कई घटनाएं घटी है जो सामान्य तौर पे हमारे देश में सोचा ही नहीं जा सकता और सुने तो भरोसा नहीं होता है। क्योंकि दूध का झला जो रहता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। हमने इतनी बुरा सुना है, इतना बुरा देखा है कि कभी कभी अच्छा पर भरोसा करने में थोड़ी देर लग जाती है। आपने अभी अभी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए? सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ता है। 204 कोयले की खदान वो ऐसे ही दे दी थी, ऐसे ही। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, मेरी पेन ले जाओ। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, ये मेरा हैंडकरचिप ले जाओ। अच्छा ये कागज चाहिए, हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद
पेन भी किसी को देनी है तो 50 बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे? ऐसे पेन दे दोगे क्या? 204 कोयले की खदानें ऐसे ही दे दी गई थी, दे दी गई थी। जस्ट अरे भाई जरा दे देना, बस कोई पूछने वाला नहीं था। तूफान खड़ा हो गया, कोर्ट के मामले बन गए, प्रधानमंत्री तक के नाम की चर्चा होने लग गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता हूं और न ही मैं यहां किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। लेकिन हमारा नसीब ऐसा कि हमारे आने के बाद चलाया। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन 204 खदानों में से अब आप कोयला नहीं निकाल सकते। अब कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली का कारखाना कैसे चलेगा? बिजली का कारखाना नहीं चलेगा तो बिजली कहां से आएगी? बिजली नहीं आएगी तो और कारखाने कैसे चलेंगे? बिजली नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सारा अंधेरा छाने की नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मार्च महीने तक समय दिया कि ठीक है, भले तुम नए आए हो, हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है, 31 मार्च के पहले जो करना है करो, वरना 1 अप्रैल से 1 ग्राम भी कोयला नहीं निकाल सकते हो। अब हम नए थे, लेकिन चुनौतियां जब आती हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा भी पैदा होती है। जब मैं सोच रहा था कि 1 अप्रैल के बाद मेरे देश का हाल क्या हो सकता है, गाड़ियां रुक जाएगी, बिजली नहीं होगी, कोयला नहीं होगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्या देश को 1 अप्रैल तक इंतजार करते हुए बर्बाद होने देना? मेहनत करना शुरू किया, सितंबर में रास्ते खोजने शुरू किए और 31 मार्च के पहले पहले हमने प्राथमिक काम पूरा कर दिया। पहले तो मुफ्त में दे दी गई थी, ठीक है ले जाओ, अच्छा आपको चाहिए रखो, दे दिया, ऐसे ही दे दिया था। हमने तय किया कि उसका ऑक्शन करेंगे और सीएजी का रिपोर्ट आया था। सीएजी ने कहा था कि कोयले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो ये जब आंकड़े आते थे ना अखबार में 1,76,000, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? कोई मानता नहीं था। हम बोलते तो थे, लेकिन हमको भी भीतर से होता था नहीं यार, पता नहीं। लेकिन जब हमने ऑक्शन किया, 204 कोयले की खदान में से अभी 20 का ही ऑक्शन हुआ है, 20 का ही, और 20 के ऑक्शन में 2 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। 204 के लिए 1,76,000 करोड़ का आरोप था, अभी तो 10% काम हुआ है और 2 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आए हैं। मेरे देशवासियों, कोई सरकार अपने पूरे कार्यकाल में ये भी एक काम कर देना है तो भी देश 25 साल तक कहेगा अरे भाई तुम ही देश चला लो। इतना बड़ा काम हुआ है और इसलिए जिनको कहा था ना हाँ ले जाओ, वो सब परेशान है, क्योंकि अब
उनको जेब से पैसा देना पड़ रहा है, सरकार के खजाने में जा रहा है, और ये पैसा दिल्ली की सरकार की तिजोरी में डालने के लिए मैंने नहीं सोचा। हमने सोचा ये पैसा राज्यों की तिजोरी में जाएगा, और राज्यों से कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, उद्योगों को लगाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, आरोग्य की सेवाओं में सुधार किया जाए, और राज्यों पर दबाव डाला है, इसको करिए। और राज्य भी कौन से हैं? गुजरात में कोयले की खदान नहीं है, वरना ये मैं देता तो कोई अखबार वाला लिखता मोदी कोयले के खदान के पैसे राज्यों को इसलिए देता है क्योंकि कोयला गुजरात में था। गुजरात में 1 ग्राम कोयला भी निकलता नहीं है। ये कोयले के पैसे जा रहे हैं बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को। उन राज्यों में जाएंगे जहां पर विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी काफी पीछे हैं, उनको मुझे आगे ले जाना है। देश का पूरा पूर्वी हिस्सा, आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, पश्चिम की तौर पर कुछ न कुछ दिखता है। गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कुछ न कुछ दिखता है। लेकिन जैसे पूरब की तरफ जाएं तो हमें दिखता है, अरे भाई ये इलाका कब आगे बढ़ेगा। जो पश्चिम में आगे बढ़ा है, सबसे पहले मेरा मन का सपना है पूरब के इस इलाके को पश्चिम की बराबरी में तो ला दूं, फिर आप देखिए पूरब पश्चिम से भी आगे निकल जाएगा। ये इतनी ताकत है पूरब में, सारी प्राकृतिक संपदा के भंडार वहां पड़े हुए हैं। एक बार विकास की दिशा में अगर चल पड़े तो फिर गाड़ी अटकने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने एक प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्यक्रम लिया, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, और हमने कहा था 26 जनवरी तक मुझे पूरा करना है कि हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था आज के युग में फाइनेंस की गतिविधि की मुख्य धारा है, करोड़रज्जु है। उससे कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, 150 दिन के भीतर भीतर इस देश में यह काम पूरा हो गया। करीब 14 करोड़ लोगों के नए खाते खुल गए, 14 करोड़ लोगों के, यानी फ्रांस की जनसंख्या से भी ज्यादा। अब देखिए, कोई काम करना तय करे तो कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने कहा हिंदुस्तान में घर के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं वो सब्सिडी से मिलते हैं, उसमें भी पैसे सरकार सब्सिडी देती है। हमने कहा ये सब्सिडी हम सीधी बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। आप समझ गए ना बैंक अकाउंट में सीधी क्यों दी? क्योंकि पहले कहीं और जाती थी। और दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, 13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी ट्रांसफर हो गई, उनके खाते में जमा हो गए। और उसके कारण बिचौलिए बाहर, लीकेजेज बंद, करप्शन का नामो निशान नहीं, और सामान्य मानवी को लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद ये जमाना कैसा है, कोई कुछ छोड़ने को तैयार होता है क्या? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश को कहा था, जब भारत पाक लड़ाई हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय खाना छोड़ दीजिए, सप्ताह में एक दिन खाना छोड़, एक टाइम, हर सोमवार उन्होंने बताया सोमवार को एक समय ही खाना कीजिए, 2 समय मत खाइए। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा था, हिंदुस्तान की उस पीढ़ी को याद होगा, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन
एक समय खाना नहीं खाता था। क्यों? क्योंकि देश लड़ाई लड़ रहा था, अन्न बचाना था, और देश ने लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों पर भरोसा करके खाना छोड़ दिया था। मेरे मन में विचार आया कि इस देश के लोगों में एक अद्भुत ताकत है। इस देश की जनता पे भरोसा करना चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिकों पर विश्वास करना चाहिए। और हमने ऐसे ही बातों बातों में एक बात कह दी। हमने कहा भाई जो संपन्न लोग हैं उन्होंने ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? ये 200-400 रुपए में क्या रखा है? क्या छोड़ नहीं सकते क्या? ऐसे ही हल्के फुल्की मैंने बात बताई थी, और मैंने देखा कि करीब करीब 2 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने से मना कर दिया। तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मैंने कहा भाई देखिए ये देश वैसा ही है जैसा लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में था। तो मैंने फिर सार्वजनिक रूप से लोगों को कहा कि अगर आप संपन्न हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है छोड़ दीजिए। और परसों तक मुझे पता चला करीब करीब 3.5 लाख लोगों ने छोड़ दी। अब उसके कारण पैसे बच गए, तो क्या करेंगे? हमने तय किया कि इन पैसों को सरकार के तिजोरी में नहीं डालेंगे, लेकिन उन गरीब परिवारों को, जिस गरीब परिवार में लकड़ी का चूल्हा जलता है, घर में धुआं होता है, बच्चे रोते रहते हैं धुएं में, मां बीमार हो जाती हैं, लकड़ी के चूल्हे से जहां रसोई पकती है, ऐसे परिवारों को ये सिलेंडर वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सब्सिडी वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये जो दुनिया क्लाइमेट चेंज की चिंता करती है ना, क्लाइमेट चेंज के उपाय इसमें है। ग्लोबल वार्मिंग का जवाब इसमें है। जंगल कटना बंद तब होगा जब चूल्हे जलाना बंद होगा। धुआं निकलना तब होगा जबकि हम स्मॉग फ्री व्यवस्थाओं को विकसित करेंगे, समाज के संपन्न लोगों को मदद मांग करके उसको ट्रांसफर करने का लिए काम उठाया। और देखते ही देखते, अभी तो 1 हफ्ता हुआ मेरी ये बात किए हुए, 3.5 लाख लोग आगे आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि देश में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है और कर कुछ दिखाना है। इस सपने को लेकर के देश चल रहा है। मैं फिर एक बार देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत एक पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो चुका है। देश तेज गति से आगे बढ़ने के लिए संकल्प कर चुका है। देश ने अब पिछले दिनों में जितने निर्णय किए हैं, उन निर्णयों को सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। इन बातों के भरोसे मैं कहता हूं, आपके अपनी आंखों के सामने आपने जैसा चाहा है वैसा हिंदुस्तान बन के रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी संख्या में आए, और उन टापुओं पर जो नागरिक बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरा विश्व भारत को जाने, पूरा विश्व भारत को माने। इस सशक्त संबोधन के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी